आदाब, मैं हूँ वसदुल्ला ख़ान। मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी। पहला रोज़ा एतवार को है और रमज़ान शुरू होने से एक दिन पहले ये अफसोसनाक ख़बर आती है खैबर पख्तूनख्वा के शहर अकोड़ा खटक से दारुल उलूम अकोड़ा खटक के जो मोहतमिम थे और जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह मौलाना हामिदुल हक ख़ुदकुश हमले में उनकी जान गई। उन समेत 6 अफराद की जान गई, 15 ज़ख्मी हुए। उनके वालिद मौलाना समीउल हक उनका भी कत्ल हुआ था। कोयटा में भी एक बम धमाका हुआ है जिसमें कुछ एक एफसी के जवान जो हैं वो जाँ बहक हुए और 6 राहगीर थे वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो ये शाहज़ेब, ये इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारी है, क्या है ये? ऐसा ही लग रहा है वसत साहब। मतलब जो लोग इन कामों में मुलविस हैं, अभी मुख्तलिफ तंजीमों के नाम आ रहे हैं। कोई दाइश का नाम ले रहा है, आईसिस का, दूसरी मिलिटेंट तंजीमों का। तो उनका तो कोई दीन ईमान है नहीं, वो चाहे रमज़ान हो, मुहर्रम हो, कुछ भी हो, उन्हें तो कत्ल करनी है, तो वो कर रहे हैं। सवाल बड़ा ये है जो हम बार बार अब पूछने पे मजबूर हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस बारे में। हमारे ये 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो एक नया नॉर्मल बन गया है। और एक वक्त था कि हमें था कि जी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि ये आए दिन के वाक़यात जो है वो एक नॉर्मल से हो गए। और दूसरी जानिब जनेवा में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, अक़वाम मुत्तहिदा की जो काउंसिल है, उसका इजलास है, उसमें जो पाकिस्तानी मंदूब हैं उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में तो सब अच्छा चल रहा है। तो लोग वहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं। ये तो एक ख़ास शख्सियत है मौलाना हामिदुल हक। आज एक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो ये हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में एक आम शहरी है आसिफ जावेद, उसने मंगल को ख़ुद को आग लगा ली थी। आसिफ कबीरवाला में एक बैनुल-अक़वामी फूड एंड बेवरेजेस कंपनी के प्लांट पे यूनियन लीडर थे। उन्हें 2015 में नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन लेबर कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और कंपनी को हुक्म दिया कि उनके वाजिबात अदा किए जाएँ। कंपनी ने लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया। 5 साल हो गए और ये मुकदमा जो है इसका कोई सिरा नहीं मिला। तो जो आसिफ जावेद था उसने इंतहाई मायूसी के आलम में खुदसोज़ी कर ली और आज उनका इंतकाल हो गया। ये एक आम शहरी की ख़बर भी मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और अब जो आज का प्रोग्राम है फ्राइडे, आपकी कॉल्स होती हैं तो उनकी जानिब आते हैं। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। करप्शन ख़त्म करने के जो दावेदार बनते थे वो ईमा के मगर अपने बहुत कमज़ोर निकले हैं। जो देते थे सदा इल्ज़ाम औरों को करप्शन का, ये अरबाब हुकूमत खुद भी चीनी चोर निकले हैं। जी। चीनी 150 क्रॉस कर गई है और ऑयल भी महंगा हो गया है। IMF जो है वो बुजरा का जुम्मा बाजार लगाने से भी नहीं रोकता इनको, और मर्सिडीज के टायर चेंज कराने से भी नहीं रोकता इनको, अरबों के इश्तिहारात अखबारात में छापने से भी नहीं रोकता इनको, सिर्फ आवाम को रिलीफ देने से रोकता है। तो ये आवाम को रिलीफ जो है वो रमज़ान पैकेज की सूरत में जो है वो मिल रही है। लेकिन आपको पता है ये जो इब्तला है, एक तो आपने कहा रियासत का कंट्रोल कमज़ोर है, दूसरे माशाल्लाह रमज़ान के अंदर हर दुकानदार जो है वो अब रियासत बनेगा। जो केला 100 रुपये दर्जन मिल रहा है, इंशाल्लाह एतवार के बाद से वो 400 रुपये दर्जन मिलेगा। और अगर उनसे पूछा जाए, आम आदमी हैं, आम शहरी हैं जो रियासत की नाअहली का रोना रोते हैं, इंतहाई ढिठाई से कहते हैं भाई साहब 400 रुपये दर्जन क्यों ना बेचें, यही तो कमाने का एक महीना है। तो हमारी अपनी भी यही हालत है। अगले कॉलर कौन है? मोहम्मद अकील साहब हैं कराची से। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, मेरी सबतला साहब मेरी है, अभी जो आपने करंट हमारा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी चली है, इसमें हमने अरबों रुपए लगा के स्टेडियम तैयार किए 100 डेज के अंदर। उसके बाद जिस शख्स को हमने
यानी कि 3 ओहदे दिए हुए हैं आपने ना, वजीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के भी हैं। पीसीबी के चेयरमैन तो आपने उनको बना दिया, उन्होंने कभी क्रिकेट का बैट भी हाथ में नहीं पकड़ा। इस मुल्क में क्या और लोग नहीं है कि जिनको ये सीटें दी जाए? एक ही शख्स को 3 पोस्टों पर रखा हुआ है। वजीर दाखिला का काम नाकाम, जिसकी मिसाल आज आपने देख ली कि हमारे पेशावर के अंदर हालात खराब हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं है। उनको दुबई जाने की जरूरत थी, दुबई गए, मैच देखने गए, क्या लेकर आए? हार। ना टीम सिलेक्शन अच्छी, ना स्टेडियम का काम अच्छा किया। सिर्फ उन्होंने क्या FW को साथ मिला के इदारा बना के उन्होंने एक बेहतरीन स्टेडियम बना दिया। टीम नहीं बना सके क्योंकि टीम का उनका ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक नोट से ताल्लुक, नोट उन्होंने बना दिया। अच्छा, रिक्वेस्ट तो खैर आपकी उन तक पहुंच जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी टीम जी ये मैचेस ना हारती 2, तो क्या तब भी आपके यही ख्यालात होते जब ये जो आपने अभी पेश किए? देखें, आपने तो कंस्ट्रक्शन करानी जरूरी है, एक इदारे को इन्वॉल्व। भाई साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं मैं उसका जवाब चाह रहा हूं आपसे, मेरी मदद कीजिए कि आपने जो भी तनकीद की, अगर पाकिस्तान इसमें टूर्नामेंट में जो शुरू के 2 मैचेस हैं जीत जाता तो क्या तब भी आपके यही ख्यालात होते? जब भी मैं भी यही तनकीद करता, अभी भी यही कहूंगा, अभी भी इनको तब्दील होना चाहिए। देखें, हर फील्ड का आदमी, अब आप साहब की जगह एक अननोन शख्स को लाके यहाँ बिठा के प्रोग्राम, मतलब आपको कोई फर्क ना पड़ता, वो हारते जीतते आपको कोई फर्क ना पड़ता? देखिए, मौका मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर कौन है जी? राहिल अशर साहब कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफा साहब और गिलानी भाई, आप लोगों से बात करनी, वही एक मसला वाटर बोर्ड ने किया हुआ है। 21-20 तारीख से फिर उन्होंने पानी बंद कर दिया। वो कहा कि जी हम जो पाइपलाइन है उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। अब वो देख लीजिए, वही तमाशा 21 से आज हो गई है आपकी 28, पूरा वीक लगा लीजिए, पानी नहीं है। ये टैंकर माफिया जो है वो आसमान पे 7,000 का टैंकर 17,000 में लेके चला गया। इनको ये ड्रामा जो है समझ में नहीं आ रहा। दिसंबर में 22 दिन, जनवरी में 9 दिन, अब ये दिन, हर महीने इन्होंने ये तैयार किया हुआ है हमारे वाटर बोर्ड ने, और ये जो हाइड्रेंट वाले टैंकर वाले और ये जो हमारे मेयर साहब हैं, इन्होंने यही किया हुआ है कि जी कुछ ना कुछ कराची की आवाम से पैसा खींचो उनकी जेब से। और मुझे एक वाटर बोर्ड में साहब होने का, जी आप जरा 15 रमजान के बाद देखिएगा और किस किस्म का आपके पास पानी का क्राइसिस आएगा। हम क्या ये कराची वाले जो है सिर्फ पानी के क्राइसिस झेलने के लिए रह गए हैं? हमें कुछ और उम्मीदें नहीं है, या हम लाखों अरबों रुपए ये कि हर महीने ही हम लोगों की जेब से पैसे निकाल के ले जाते हैं। पानी ऐसी चीज है कि उसके बगैर रह नहीं सकते, जितने का मिलेगा हमें टैंकर डलवाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल परेशानी है, समझ में नहीं आता कि जी इसको क्रिटिसाइज करें और किसका सर दीवार से मारे। शुक्रिया जी। ठीक है, कुछ कहना है आपको शाहजेब इस बारे में? राहिल भाई बात मुकम्मल करते हैं और निकल लेते हैं। बिल्कुल, देखें, हाँ, ये अच्छा करते हैं राहिल भाई आके ये हाईलाइट करते हैं, और हमारे दूसरे कॉलर्स भी, क्योंकि वसत साहब ये रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी के घेरे है ना, ये उनको मौका मिलता है, क्योंकि हमारे न्यूज एजेंडा पे ये बातें नहीं आ सकती, क्योंकि हम कहते हैं कि शायद बहुत ही लोकल है। अब राहिल भाई जो है ये DHA से कॉल करते हैं। मैं आपको बताऊं, कल मैं भी वहाँ पे था। आपको पता है कि वहाँ पे कमर्शियल एरियाज जो भी हैं वहाँ पे सुजुकियाँ आती हैं ना, सुजुकियाँ फिर रही होती हैं सारा दिन, वो आती हैं, पैसे डालती हैं, मतलब पानी डालती हैं, पैसे लेती हैं। तो कल ही मुझे वहाँ पे भी बता रहा था कि यार जो पानी था नहीं उनके पास, उन्होंने कहा जी टैंकर सुजुकी जो है वो आ नहीं रही, वो जो 500 रुपये में डालता था वो अब कह रहा है कि 2,000 रुपये थे। और वो बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा, दिसंबर में भी हुआ कुछ दिन के लिए, फिर जनवरी में हुआ, अब फरवरी में हो रहा है। और वो किसी ने अच्छा कमेंट किया, उन्होंने कहा ये जो पाइपलाइन फटती है तो जाहिर है कि सबकी कमाई होती है ना, हम पे बोझ बढ़ जाता है, हमारी जिंदगी अजरन होती है, लेकिन जो पूरी चेन है, सप्लाई चेन है, वो सब उसमें से बेनिफिट कर रहे होते हैं। और अब तो लोग इतने सिनिकल हो गए हैं, वो कहते हैं पता नहीं ये पाइपलाइन फटती भी है या नहीं फटती है, लेकिन जो हमारा जो अशर नजर हो जाता है ये इस बहाने के तहत वो हम भुगतते आ रहे हैं। और ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग इन कराची, लिविंग इन DHA। लेकिन शाहजेब, आप भी वहाँ रहते हैं, मेरे ख्याल में तो जो कराची का डिफेंस है ये पाकिस्तान की सबसे मॉडर्न कच्ची आबादी, मैं इसे इस लिहाज से समझता हूँ कि बाय डिज़ाइन यहाँ टैप वाटर नहीं है। आप लोगों का तो गुजारा ही हमेशा से टैंकर्स पे हुआ है, तो आपके लिए कौन सी नई बात है?
हाँ, लेकिन ये जब देखें ना, जब रेट्स इस तरह से चले जाएंगे, वो 3 टाइम्स हो जाएंगे, तो फिर लोगों की चीखें निकलेंगी ना। ये राही भाई चीख रहे थे ना कि हालांकि वो बात सही है कि वहाँ पे लाइन में तो आता ही नहीं है पानी। मतलब मैं जितना अरसा वहाँ पे रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, कभी भी नहीं आया। बिल आता है क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का, लेकिन वो सुजुकी वाले को भी जो आप बजट करते हैं यार महीने में इतना देना होगा, वो जब बिल्कुल हर महीने। ठीक है, क्या नेक्स्ट कॉलर कौन है? फैयाज खान कराची से। जी सर, फैयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बात है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में और चैंपियन ट्रॉफी, इसकी पूरा पाकिस्तान इंतजार में था कि ये होगा। तो अब हार और जीत तो चले, खेल का मैनेजमेंट जो है वो इतनी बड़ी इवेंट करा रही है, तो वो क्या उनको महकमा मौसमियात का नहीं पता कि पिंडी में या लाहौर में बारिशों का, अब पूरी चैंपियन ट्रॉफी का जो मजा है वो किरकिरा हो गया है। मैच जो है वो बारिश की नजर हो जाते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया। आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश की नजर हो गया। ये इतने बड़े इवेंट, तो क्या इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी? जरूरी है कि आप लाहौर में या पिंडी में ही कराएं। आप अगर नहीं है, मौसम सही नहीं है, तो कराची में सेटअप कराएं, कराची में मैचेस करा दें। कराची बेहतरीन स्टेडियम है, इतना अच्छा इवेंट है जो हम लोग जो है इससे लुत्फानंदोज नहीं हो सके। और सेकेंडली ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो ये हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी दिमाग जो है पैसे की वजह से खराब हो गए, जो लोगो लगाते हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों से खेल रहे हैं, हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। ये इनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की आवाम का कोई ख्याल। ठीक है फैयाज भाई, जाहिर है आपका गुस्सा जो है वो बजा है। मैं आपका जो पहला सवाल है वो बड़ा मज़ेदार है, बल्कि जो तबसरा आपने किया कि जी मौसम, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बारिश को रोके या खुशकसाली को रोके। जाहिर है बात यह है कि हम ये समझ लेते हैं कि जैसे कल बारिश होने वाली है, तो हम अगर आपकी सिफारिशात की रोशनी में आप ये चाह रहे हैं कि अगर पता है कि कल बारिश होने वाली है, तो आज जो मैच हो रहा है उसे उठा के कबीर वाला ले जाओ या कहीं मुल्तान ले जाओ जहां बारिश नहीं हो रही है। ये ऐसे नहीं होता है। एक साल पहले जो है पूरा शेड्यूल बनता है, इंटरनेशनली उसे तस्लीम किया जाता है, उसी हिसाब से टीमें आती हैं, और बारिश ना होगी तो कुछ और होगा। तो ये ऐसा नहीं होता कि जी कल चूँकि बारिश होने वाली है लिहाजा मैच आज उठा के जो है लाहौर से पिंडी शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होती हैं। नेक्स्ट कॉलर। और ये मुसर साहब, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, ये और मुल्कों में भी होता है। मेरे ख्याल हमारी तनकीद जो है कभी कभी वो जो है ना, हाँ कुछ मज़ेदार लगी मुझे ये बात कि जी बारिश हो गई तो मज़ा नहीं आया। सही कहा कि मेरा ख्याल बिल्कुल सर। तो हाँ, कौन है? वहादत खान कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैं वहादत खान हूँ, मेरा ताल्लुक कोयटा से है और मैं पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। सर बात ऐसी है कि अब क्योंकि स्कूल दाखिला मुहिम शुरू हो चुका है 1 मार्च से 15 मार्च तक, तो हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 15 सालों से, और ये स्लोगन हमारे मिल्ली शेख उस्मान खान काकड़ ने 2010 में हमारे तंजीम को दिए थे, जो इस तंजीम के एक अहदेदार भी रह चुके थे। तो अब हमारी तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से ये कैंपेन चल रही है पूरे बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट में, जुनूबी पश्तूनख्वा में, लोरलाई, किला सैफुल्ला, कोयटा, हमने रेलिया की। और हमारा मुतालबा ये है 3 स्लोगन है हमारे कि हर बच्चा स्कूल में, हर उस्ताद क्लास में और हर गाँव में स्कूल। तो अब पिछले 15 सालों से जो हमारी जदोजहद है, इसमें लोगों तक हमने अवेयरनेस बड़ी पहुंचा दी और लोग इस पे आमादा भी हो गए कि वो अब स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे गुर्बत और पॉवर्टी ना इतनी ज़्यादा है। मगर अब मुश्किलात ये है कि हमारी हुकूमत की और उनकी पॉलिसीज इस तरह है कि हमारे सूबे में तकरीबन 3600 से ज़्यादा स्कूल बंद पड़े और तकरीबन वो नॉन फंक्शनल है। इसी तरह हमारे तकरीबन 12,000 असामियाँ उस्तादों की वो खाली पड़ी है, हुकूमत उनको एडवर्टाइज नहीं कर पा रही है। इसी तरह हमारे आधे से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें न बिजली, न पानी, न डेस्क, कुछ नहीं है। ये सारे वो सूरत-ए-हाल है जो हमारे सूबे के लोग इससे उनका सामना है। और फिर एक तासुर ये दिया जाता है कि पाकिस्तान इस सेंस में एक फेल्ड
स्टेट कि मतलब वो लोगों को वेलफेयर नहीं दे पा रही है। मैं खुद लाहौर में पढ़ा हूँ कई साल, मैं ये कहता हूँ कि फेल स्टेट सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों के लिए है। लाहौर की पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे हैं, इस्लामाबाद में बड़े अच्छे स्कूल्स है, मगर क्वेटा और बलूचिस्तान में जब बात आती है तो यहाँ के स्कूल्स को ऐसे रखा गया है कि यहाँ पे वो असातिज़ा कराम वो हाजिर नहीं होते, स्कूल आपके नॉन फंक्शनल, मतलब ये सारे मुश्किल मैंने आपको बताई है। तो अब मुश्किल ये आता है कि अभी भी हमारे 24 लाख कमोबेश बच्चे स्कूल से बाहर, और ये हुकूमत की अपनी रहता है। अभी तक बलूचिस्तान 18वीं तरमीम के बाद भी इस काबिल नहीं बना कि वो एजुकेशन पॉलिसी बनाए। प्लान्स पे ये लोग चल रहे हैं, जो वो वज़ीर आला की चेंज होते ही या गवर्नमेंट की चेंज होते ही, और आपको पता है हमारे वज़ीर आला कितने चेंज होते हैं, तो उसके चेंज होते ही वो प्लान भी नकारा हो जाता है। तो वी नीड अ गुड एजुकेशन पॉलिसी, और साथ साथ में ये कि यहाँ पे जितनी मुश्किलात स्पेशल रियलिटीज़ है, इस्लामाबाद में पॉलिसी बनती है, HEC अभी तक फंक्शनल है, उसको ख़त्म करके यहाँ पे इनको डिसेंट्रलाइज कर दे पावर, ताकि स्पेशल रियलिटी के मुताबिक ही पॉलिसीज बन सके। तो इस पे आप लोग ठीक है। थैंक यू सो मच वाहिद खान, आपने बहुत अच्छी तस्वीर पेश की बलूचिस्तान का जो तालीमी मंजर है उसकी, वेरी इंफॉर्मेटिव। सुन तो रहे होंगे लोग, हो सकता है किसी के कान में ही पड़ जाए, लेकिन आपको पता है कि कान जो हैं वो समात प्रूफ हैं, और जूं अगर रेंगी तो रेंगी, नहीं रेंगी तो नहीं रेंगी। हमारा काम यह है कि आपकी आवाज़ को और आगे तक पहुंचा देना। थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड ब्रीफिंग। एक वक्फा ले लें। रावलपिंडी से भी कॉल पे फोन लाइन पे कोई मौजूद है, लेकिन पहले चलेंगे बहावलपुर, जहां हैं फौजुल कबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आज फिर एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, अल्लाह ताला उसमें जामबाग होने वालों की मग़फ़िरत फरमाए जी। दूसरा ये कि पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में मैंने एक कॉल सुनी थी, जिसमें एक साहब मेडिसिन के हवाले से बात कर रहे थे सिंध में, और वो कहते कि बाकी का मुझे पता नहीं है कि क्या हालात हैं। तो यहाँ भी हालात कमोबेश वही हैं जो बाकी जगह पे हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला और भी ज़्यादा ख़राब ये है कि यहाँ एक बिजनेस चल पड़ा है फ्रेंचाइजिंग का। उसमें है कि अगर आपके 2-4 डॉक्टर्स को वाकिफ हैं तो आप किसी भी फार्मासिस्ट जिसके पास लाइसेंस है उससे 2-4 प्रोडक्ट्स बनवा लें, और वो कहीं से भी मैन्युफैक्चर करवा के, और आप उस डॉक्टर के साथ परसेंटेज तय कर लेते हैं कि यार ये मैं तुम्हारी फार्मेसी पे या तुम्हारे क्लिनिक के आसपास अवेलेबल करवा दूंगा, और इसमें आप उससे डील करते हैं। मतलब देयर इज नो क्वालिटी चेक, कोई ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ ये कि वो डॉक्टर जो एक दवाई समेत पर्ची लिखने के 500 रुपए फीस ले लेता है, उसको उस एक मेडिसिन को ऐड करने के लिए पर जितनी भी पर्चियां उसकी जाएंगी उसको 50%, 60%, वो 50-60 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये मतलब इस चीज को और ये अनचेक जा रहा है हर किस्म के नाम से। अब तो यहाँ तक भी हो गया कि एक सिरप मैंने मार्केट में देखा जी, डॉक्टर आतिफ कफ सिरप। ओहो, डॉक्टर साहब ने अपने ही नाम से एक कफ सिरप रजिस्टर करा के वो भी चला रहे हैं। एक कप मैंने एक से देखा, वो अल्लादिता के नाम से भी एक दवाई रजिस्टर्ड है। मतलब इस तरह लोगों ने तमाम चीजें करके मेडिसिन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, अव्वल तो दवाई मिलेगी नहीं, और अगर दवा अवेलेबल है तो आप यकीन करें बिल्कुल सिमिलर पैकिंग में किसी अच्छी कंपनी की दवाई की कॉपी होगी जिसका नाम भी मिलता जुलता ही लिखा हुआ होगा। अगर आप सेप्ट्रॉन लेने जा रहे होंगे तो आपको बायोट्रॉन मिलेगी। ये चीजें जो बिल्कुल अनचेक जा रही हैं, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा सेंसिटिव है कि ये डायरेक्टली आप मेडिसिन से इन्वॉल्व हैं, जो रूटीन में मैंने भी यूज करनी है, आपने भी यूज करनी है। जी कुछ साल पहले, सिर्फ एक छोटी सी आपको बात करके बात खत्म कर देता हूँ कि मेडिसिन की एक फार्मेसी जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, और वो बहावलपुर BVH के अंदर ही, विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर ही वो एक फार्मेसी थी जो साहब ओन करते थे। उनके अपने वालिद को हार्ट प्रॉब्लम हुआ, तो जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्टर ने डिस्प्रिन भी लिखी थी।
और उन्होंने कहा कि यार ये डिस्प्रिन मेरे से नहीं, ये सामने वाली शॉप से जाके ले आओ, उसके पास बेहतर है। वाह, सबको पता है, सबको पता है क्या हो रहा है। मैं उससे पूछा कि ये क्या है, कहता है यार ये अब डिस्प्रिन असल तो आपको शायद ही कहीं मिले, 2 नंबर डिस्प्रिन जो है ना वो शायद आपको आगा खान या किसी अच्छे हॉस्पिटल से पाकिस्तान में मिलेगी, बाकी सब जगह ये 7 नंबर 6 नंबर 8 नंबर मिल रही। वाह 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 वाह, क्या कहने ये है गवर्नर्स का हाल। ये जो आपने कहा ना कि जी अल्लाह देता कफ सिरप और मुबीन कफ सिरप, ये जो है वो मुझे याद आ गया कि हम कहते हैं ना जी कैम्ब्रिज एजुकेशनल सिस्टम, तो अब वो तो पीछे रह गया है, अब है मुबीन सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, सर मुबीन सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, सर अल्लाह दिता सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, उन्होंने अपना ही बना लिया है, अपने ही उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो अद्वियात, अब ये खबर नहीं रहा कि 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर कुछ भी, जो जिन्हें निगाह रखनी चाहिए या जिनकी पकड़ होनी चाहिए, वो तो जिन अस्पतालों में इलाज करवाते हैं वहाँ शायद ये मसला ना हो, तो उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है कि बाकी 25 करोड़ के साथ क्या हो रहा है। हम आपस में ही अपना रोना रो सकते हैं। तो मेडिकल पे भी ग्रीन चैनल है। जी जी बिल्कुल है। थैंक यू सो मच, गुड। हाँ, अब्दुल लतीफ़ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं अब्दुल लतीफ़ बात कर रहा हूँ बल्दिया टाउन से जी, कराची से। जी सर हमारे यहाँ पानी का मसला तो था ही, 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद पानी आता है 1-1.5 घंटे के लिए, तो वो तो चल ही रहा था। लेकिन अब वो के इलेक्ट्रिक वालों ने भी कुछ दिनों से एक मेहरबानी कर दी है। पहले होती थी यहाँ पे 12 घंटे की लोड शेडिंग, तो अब उन्होंने तकरीबन 1-2 महीने से जो है ना उसको बढ़ा करके 16 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी है। यानी रात को भी 2-2-2:30 बजे लाइट चली जाती है, सुबह 6 बजे आती है। हाँ, तो ये एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। लतीफ़ साहब, ये जो के इलेक्ट्रिक वाले एक दलील ये देते हैं, खैर मैं तो नहीं मानता ये, वो ये कहते हैं कि जिस इलाके में बिलिंग सिर्फ 30% है या 20% है तो वहाँ हम लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं, और जिस इलाके में बिलिंग 70% प्लस है वहाँ हम लोड शेडिंग नहीं करते। तो आपके इलाके में क्या हाल है? सर उनका ये बिल्कुल कहना जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है, ये है, ये वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ बिलिंग वाकई कम है, लेकिन जो हम जैसे लोग जो पेमेंट कर रहे हैं ना वो मतलब वो शिकार हो रहे हैं। तो आप जो है घुन है, गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। इसमें वो सर उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मिसाल के तौर पे मेरे मोहल्ले में या मेरी पूरी गली में 2-4 कुंडे लगे हुए हैं, मैं अपना बिल भर रहा हूँ, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट वाली है, तो उसमें वो क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जाके कुंडे निकलवाऊंगा या शिकायत करूंगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा ताकि फिर मेरे घर नहीं, उन्हें आपसे या कुंडों से दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना यह है कि हम जो हैं फ़र्ज़ करें कि इस मोहल्ले को 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं और उसमें से सिर्फ 30 यूनिट की वसूली हो रही है और 70 यूनिट की नहीं हो रही है, तो हमें तो पैसा चाहिए, और वो फिर लोड शेडिंग करेंगे। हाँ, मतलब इंडिविजुअल को पनिशमेंट नहीं है ना, वो कलेक्टिव पनिशमेंट है। बिल्कुल है। कम से कम उन्होंने यहाँ बिजली के महकमे ने यहाँ FCR लगा रखा है, कलेक्टिव पनिशमेंट है। ठीक, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अनवर सईद साहब हैं कराची से। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसदुल्लाह साहब, शाह शहजाद मसदुल्लाह साहब, मेरा ये था कि मैं PTCL का मुलाजिम रिटायर्ड हूँ और तकरीबन 15 साल हो गए हैं हमको रिटायर हुए और हमारी PTCL वालों ने पेंशन को बहुत मामूली 2%, कभी 8%, कभी 3% हमारी बढ़ाते हैं, जबकि 2015-16 जून को सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार साहब के ये आर्डर थे कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इनको AGPR के थ्रू पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं।
14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अभी इसी साल 2024 में ही एक जज साहब कहते हैं कि PTCL वाले जो VCS वाले हैं वो हाई कोर्ट जाएं, यानी 14 साल बाद। ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसके सुप्रीम कोर्ट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह रही है। तो आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाए? हमारी पेंशनें इतनी मामूली हैं, कुछ हद नहीं। जबकि ये TNT डिपार्टमेंट 1984-85 के बजट में मरहूम गुलाम ईसा खान ने अपनी तकरीर में ये कहा था, बजट तकरीर में, कि 33 अरब रुपया हमें प्रॉफिट मिला है TNT से। ये वो वाहिद डिपार्टमेंट था जो गवर्नमेंट को कमा के दे रहा था, जबकि PIA, हैवी कम्प्लेक्स, टेक्सला, टूल मच फैक्ट्री, स्टील मिल, रेलवे, जो ये PNSC, ये सब नीचे जा रही थी। और अभी भी देखिए क्या हालत हुई है। लेकिन TNT को आखिरकार 2008 में बेचकर इन्होंने बेड़ा गर्क किया और हमारा भी पेंशनों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे जो NTC वाले हैं और PTA वाले हैं वो हमसे दुगनी वो ले रहे हैं, हमारे बैच फेलो हैं वो लोग, और हमसे दुगनी पेंशन ले रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? बेसतुल्लाह साहब, शाजिद साहब, खुदा के वास्ते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कब इंसाफ मिलेगा हमको? कब जाएं, कब हम ये मिलेंगे इंसाफ? ये लोग अपनी जो तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, जज साहबान अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, सब बढ़ा रहे हैं, सबकी जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन PTCL के 45,000 मुलाजिमीन पेंशन से महरूम है। बस मेरा आप साहब यही सवाल है, खुदा रहा हमारे वालिद साहब मरहूम ने जो पाकिस्तान बना था सितंबर 2047 में लाहौर के रजिस्ट्रेशन पर 20 दिन पड़े रहे हमारे माँ बाप। ये हमारे बड़े भाई से ये कहा था कि देखो पाकिस्तान बन गया है, लेकिन यहाँ 2 चीज़ों से होशियार रहना, एक कचहरियों से और एक थानों से। सलाम अलैकुम मिस्टर खान साहब, शासिफ जिलानी साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपकी। अनवर भाई आप अकेले नहीं हैं। 2015 जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है ज़रा हट के, कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जबकि PTCL का कोई पेंशनर आप ही की तरह का वो इस प्रोग्राम में ना आता हो। और हालांकि हमें पता है कि आप भी वही बात करेंगे जो बाकी पेंशनर्स करते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि बाज़ औक़ात तकरार जो है उसका भी फ़ायदा हो जाता है। हो सकता है कोई जज सुन ले इससे पहले कि उसका तबादला हो जाए और उसकी जगह कोई नया जज आ जाए, हालांकि उम्मीद कम है। थैंक यू। काशिफ बशीर साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम वसतुल्लाह खान साहब। वालेकुम सलाम। वज़ीर खान साहब, एक तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा कि आज 50 पैसे पेट्रोल की प्राइस कम हो गई। आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इस वक्त मैं लाहौर से हूँ, मतलब सारे पाकिस्तान में ही इस वक्त वी आर बाउंड टू वॉच द TV के जिसमें बहुत बड़ी मेगा इलेक्शन कैंपेन चल रही है और जो हमारे पैसों से चलाई जा रही है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, इवन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप, आई रेट यू वेरी हाई, आई एम आल्सो फ्रॉम मीडिया। मुझे पता है कि मीडिया किन मुश्किलात का शिकार है, मतलब जिस किस्म के कफल हैं हमारी जुबानों पे, कलमों पे। तो इसके ऊपर कब कोई मीडिया बोलेगा? मैं तो अपनी हैसियत में बोलता हूँ, आई विश कि आप भी बोलें। आपका क्योंकि आपका सलूक डिफरेंट है, दरिया आपको कूजे में बंद भी कर सकते हैं आप, मुझे पता है कि जैसा आप लिखते हैं। तो ये हमारी जान कब छुपेगी? और ये जो मीडिया के ऊपर ये एम्बार्गो है, ये कब तक रहेगा? आपका जो वजदान है वो ये क्या कहता है? मेरे वजदान को आप छोड़ें, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। अगर 60-60 पेजेस के इश्तिहारात आ रहे हैं तो मुझे बताइए कि कौन सा TV चैनल या अखबार जो है वो इनकार करेगा। तो आप भी जानते हैं, आप ख़ुद सहाफ़ी हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक डॉन का ताल्लुक़ है, तो मुझे याद है कि इन्होंने एक स्टैंड लिया था कि मलिक रियाज या बहरिया टाउन के इश्तिहारात आपने डॉन में नहीं देखे होंगे, ना चैनल पे ना अखबार में, और वहाँ एक स्टैंड लिया था, उस स्टैंड पे वो अब तक कायम है। इसके अलावा सरकारी इश्तिहारात तो आपको पता है उस मद में आते हैं, और यही लोग थे जो शुरू में जब आते हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो या इससे पहले इमरान खान हो,
कि जी हमारी शक्ल नहीं जाएगी किसी भी इश्तिहार पे और किसी भी प्रोडक्ट पे, और हम तो आवाम की खिदमत के लिए आते हैं और खादिम हैं। लेकिन आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि इवन जो आटे की बोरियां गरीबों में तकसीम की जाती हैं उस पर भी चीफ़ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर छपी हुई होती है। तो जब लेवल ये हो तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दें। थैंक यू सो मच। एनीवेज, नसीम उस्मानी साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये पाकिस्तान। जी वे जनाब अली, मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम इशू की तरफ दिलाना चाह रहा हूँ जी, और वो ये है कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है एजुकेशन जो है हमारी। और आजकल जो एजुकेशन का हाल है, और ख़ास तौर से जो प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस हैं हमारे, वो किस तरीके से हमें लूट रहे हैं या हमारे बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, ये सब आपको भी अंदाजा है, मुझे भी और सबको। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जी हमारे पास अब प्लॉट नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई स्कूल बनाएं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, जो शहरों के अंदर खास तौर से। अब ये जो प्राइवेट सोसाइटियां बन गई हैं, इनके अंदर उनको एनओसी उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक स्कूल का प्लॉट ना हो, अस्पताल का प्लॉट ना हो, कब्रिस्तान का प्लॉट ना हो। एनओसी लेने के लिए तो वो जाहिर कर देते हैं अपने नक्शों के अंदर कि ये इस किस्म के प्लॉट होंगे हमारे, लेकिन जब वो एनओसी उन्हें मिल जाता है तो उसके बाद वो प्लॉट जो है या तो किसी प्लाजे में तब्दील हो जाते हैं या किसी जगह बिक जाते हैं। तो मेरी तजवीज ये है इस सिलसिले में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सूबाई गवर्नमेंट जो भी एनओसीज इशू करती हैं, वो जब इनको एनओसीज इशू करें तो सबसे पहले जो ये वाले कम्युनिटी प्लॉट हैं, स्कूल के हैं, अस्पताल के हैं, कब्रिस्तान के हैं, जो भी है, इनको ले ले और इनको स्कूल के हवाले से, कॉलेज के हवाले से फौरी तौर के ऊपर वहां के ऊपर कब्जा लेकर और उसको तामीर शुरू कर दे, ताकि उस इलाके के बच्चे जो है तालीम से महरूम ना रह सकें। मैं ये चाहता हूं कि प्राइवेट सोसाइटियां जो बन रही हैं वो भी इस तरीके से प्लॉट भी बच जाएंगे और ये कब्जा माफिया जो है इससे हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है, कम से कम एक अच्छी चीज तो आएगी। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जिन आप प्राइवेट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हो सकता है वही कब्ज़ा माफिया हो या कब्ज़ा माफिया की प्राइवेट सोसाइटीज़ हो, और दूसरे ये कि हुकूमत को क्या पड़ी है कि ये करती फिर। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जब प्लाज़ा बन जाता है, जब सोसाइटी बन जाती है, जब लोगों को कब्ज़ा मिल जाता है, उसके बाद एक नोटिस निकलता है कि ये कब्ज़े की ज़मीन है या ये गैर क़ानूनी तामीर है। बिल्डर का तो कुछ नहीं जाता और लुट जाते हैं वो लोग के जो वहाँ ख़रीद चुके होते हैं। हुकूमत इंतज़ार करती है कि पहले सब जो है वो ले लें प्लॉट, और उसके बाद फिर वो इंकशाफ करते हैं अचानक एक दिन कि ये तो गैर क़ानूनी है। तो ये पूरा धंधा है और पूरा गंदा है। शाहजेब, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ये नसीब साहब ने जो बात की, होना तो यही चाहिए, लेकिन बस वो ये होता नहीं है। और होता क्यों नहीं है वो भी हम सब जानते हैं। उसमें बिल्डर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, जो जिनको एनओसीज देनी होती हैं वो भी अपना हिस्सा ले रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो फ्री कंट्री है ना, जिसका जो मूड होता है वो वही करता है। और ये सफर में हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ ग्रीन बेल्ट जो है उस पर तजावुज़ात हो जाती हैं, ग्रीन बेल्ट लोग खा जाते हैं, कब्रिस्तान निगल लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अम्यूनिटी प्लॉट जो है अम्यूनिटी प्लॉट ही रहे। चाहते तो हम भी हैं, लेकिन कहाँ होता है ऐसा। ओहो, नासिर महमूद साहब हैं माल्टा से, बहरा रूम का जजीरा है माल्टा, वहाँ से हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम। देखें सर, ज़ाहिर है मैं पाकिस्तानी, अब ठीक है 12 साल से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ नोट करता हूँ कि पाकिस्तान में बदलता कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं अभी भी जब 12 साल में मतलब जाता रहता हूँ पाकिस्तान, अभी भी इंशाल्लाह रमज़ान में जाऊँगा मैं, अभी भी मेरे इलाके में लोड शेडिंग उसी तरह 3 घंटे से होती है, 12 घंटे बिजली होती है, 12 घंटे नहीं होती है। गैस उसी तरह जाती है जैसे पहले जाती है, यानी कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, ना चेहरे बदले ना निजाम बदला। लेकिन मेरी एज बढ़ गई, बच्चे हमारे जवान होने लगे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला। एक दिन आप भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में बैठे होंगे, आपकी जगह कोई और बैठा होगा, यही बातें कर रहे होंगे, लेकिन निजाम नहीं बदलेगा, चेहरे नहीं बदलेंगे। हाँ, तो मैं तो ये सोचता हूँ। नहीं, तो आप सही सोच रहे हैं। हमारे जहाँ पे लोगों का हमारे जहन में ये हो
कि हमने आटे की बोरियों के ऊपर भी जो है ना अपनी तस्वीरें छुपवानी है। यहाँ यूरोप में इतनी डेवलपमेंट है, इतनी काम होते हैं यहाँ पे। कभी मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं देखी, कभी किसी मिनिस्टर की तस्वीर नहीं देखी मैंने। पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं, मुझे इन लोग की समझ नहीं आती है। ये भी आपकी तरह दो कान हैं, हमारी तरह दो कान है, एक नाक है, दो आंखें हैं, लेकिन अल्लाह ने पता नहीं इनको क्या सोच दी है। मैं हैरान होता हूँ, यकीन करें शाहजाब, मैं हैरान होता हूँ किस मिट्टी के बने हुए। प्राइम मिनिस्टर मेरे पास वार्ड में आता है, उसकी दादी मेरे पास दाखिल है, आप बिलीव करेंगे वो सिर्फ 2 बंदों के साथ आता है और अपनी दादी के पास जाके बैठ जाता है और मुझे कहता है कि मेरे पास आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम गुलामाना ज़हन है ना हमारी, हम जब ऐसे लोग को देखते तो हम खड़े हो जाते हैं उनको सलूट मारने के लिए, उनको मतलब इज्जत देने के लिए। वो कहता है देयर इज नो स्टैंड अप, बहुत जरूरी है, वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर द इक्वल। वो जाता है अपनी दादी के पास बैठ जाता है और आराम से आधे घंटे में विजिट करके चला जाता है। ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई फौजी है, ना कोई पुलिस है, कुछ नहीं है। सर ये चीजें कब हमारे मुल्क में होंगी? अच्छा, ये प्रोजेक्ट की अभी किसी ने, मेरे भाई ने बात की है, मैंने 2016 के अंदर गुलिस्तान जोहर में एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। आज तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट अभी तक इनकम्प्लीट है। और मैं जब भी उनके पास जाता हूँ वो कहते हैं कि हमने एप्लीकेशन दी है कंटोनमेंट बोर्ड में, वो कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया। अब बताओ जी, इधर मेरे आगे पीछे 10 बिल्डिंगें खड़ी हो गई, वहां पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। बताएं इस मुल्क में बंदा क्या करे, मुझे बताएं आप। अफसोस है देख के साहब और वसत अल्लाह साहब, अब मेरी उम्र हो गई है, ठीक है, ठीक है। अब बल्कि मेरा मशवरा है कि आप रमज़ान में माल्टा से ना आए, रमज़ान के बाद आए। क्यों खामखा लोड शेडिंग में आप जो है आना चाह रहे हैं यहाँ और दिल जलेगा। हाँ, आप पुरसुकून माहौल में रोज़े रखें और ईद के मौके पे आए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक वक्फा ले लें। मज़हर अली शाह साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, असल में पिछले हफ्ते भी बात करनी थी, इस दफा भी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मेरा जो है कुछ चक्कर लग रहे हैं हॉस्पिटल के ना, कुछ अपने पर्सनल मसले में। आगा खान लियाकत नेशनल, NMC और फिर जिना तक 2 चीजें मुझे नजर आई हैं। इतना बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, इतने बेचारे धक्के खा रहे हैं। हर हॉस्पिटल में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, बलूचिस्तान के लोग धक्के खा रहे होते हैं, लेडीज, बच्चे। और ये पूरे बलूचिस्तान में कहीं भी कोई ढंग का हॉस्पिटल नजर नहीं आता, वो सारे बेचारे कराची आते हैं। इतना अफसोस होता है कि यार कुछ तो करो, कुछ तो, इतनी जो है वहां पर बेचैनी है, कुछ आप एक ढंग का कोयटा में हॉस्पिटल ही बना दें तो कुछ इनका मसला हल हो। औरतें, बच्चे सारे धक्के खा रहे होते हैं। दूसरा मैंने देखा, जिस इस पर तो अफसोस हुआ, कुछ पर गुस्सा आता है। यही चीज मैंने देखी कि हमारे अफगानी भाई सारे जो छाए हुए मिलते हैं हॉस्पिटल्स में, ये पाकिस्तान को गालियां देते हैं, तीनों टाइम जो है छिपा और चिलानी पे बकरे का गोश्त खाते हैं, रातों को लूट कर लोगों को मारते हैं और फिर जो है पाकिस्तानी झंडे को जलाकर वीडियो बनाते हैं। और शाह साहब सॉरी मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। ये इस तरह से मेरा ख्याल है हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते किसी के लिए भी। और जिनको आप देखते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो, हो सकता है कुछ अफगानिस्तान से आए हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे वहां के हों। आप उनका क्या हुलिया देख के ये डिटर्मिन कर लेते हैं कि वो सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं? नहीं, जो वीडियो बन रही होती है, वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं ना, उसको नहीं देखिए ना, कुछ लोग तो हर कौम में कुछ लोग हैं ना जो नाराज हैं, जो समझे कि इस तरह की बातें करते हैं। एक मिसाल दूंगा, ये पिछले दफा मैच हारे हैं कराची में और अफगानिस्तान वाले आधे कुर्सियां तोड़ के चले गए। अब इसमें क्या हुआ, हमारा कसूर था? इसलिए मैं अफगानियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अफसोस होता है। अच्छा, एक और बात मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये जो आजकल मुस्तफा आमिर का केस चल रहा है, इस पर सब लोगों ने डिस्कस किया है और आपके चैनल पर भी हुआ है। अफसोस भी होता है, बच्चा जो है यंग बच्चा चला गया, मतलब बहुत। लेकिन मुझे सबसे जो बड़ा अफसोस है कि इस्तेमाल तो ये एलीट क्लास के बच्चे करते हैं, लेकिन बेचने पर भी ये एलीट क्लास के बच्चे हैं जो बेच रहे हैं। इनको पैसे की कोई कमी नहीं है। साजिद हसन के जो बेटे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं मॉडलिंग से। मुस्तफा आमिर जिसका मर्डर हो गया, वो भी अच्छे जो कस्टम ऑफिसर बताते हैं, उनका बेटा है, डिफेंस में रहते हैं। लेकिन बेचने में भी यही लोग बच्चे जो है, जो आला खानदान के, जिनकी पैसे की कमी नहीं है, बेचने में भी वो शामिल हैं। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग जो वालिदैन भी हैं, वालिदैन
हम लोग खुद ध्यान रखें कि बच्चे जो हमारे ठीक है पैसा आ रहे हैं उनके पास वो कर क्या रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है। मोहम्मद इलियास हैं हैदराबाद से। जी इलियास भाई। हाँ, बताना यही है कि हैदराबाद की जो सूरत हाल है सर, वो ना सड़कें ना कुछ है, और मैं इनको कराची का इतना जबरदस्त प्रपोजल दे सकता हूँ। देखें, ये टीवी पे बैठे हुए ये हाईलाइट करें उसको। हमारे कराची में 3 नदियां आती हैं, मैंने स्टील मिल का विजिट किया है, वो अंदर से समंदर आके और यू टर्न लेके वापस समंदर में जा रहा है। ये 3 नदियों में पानी छोड़ दें, वहाँ केमाड़ी पे इतनी अल्लाह आपका भला करे किश्तियां खड़ी हुई हैं, या मेट्रो ट्रेन जो लाहौर में चल रही, देखे उन्होंने स्टेशन ऊपर बनाया। आपको मैं 70% की गारंटी दे रहा हूँ कि पोल्यूशन और गाड़ियां और ये मार धाड़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। 2-3 बातें इन्होंने मिक्स कर दी हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि असल में ये कहना क्या चाह रहे हैं। मोहम्मद जमील साहब हैं शेखुपुरा से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब पहले ये होता था कि भारत की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी इधर हमारे मुल्क में। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सटर्नल खास तौर पर, वो साइलेंट नजर आते हैं हमारी न्यूज़ में हर जगह पे। तो मुझे ये जानना है कि भारत जो है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर हमारे इंटरनल मैटर्स हैं तो ये इनसे क्या बातचीत नहीं हो सकती है? मसला क्या है आखिरकार हमारा? हाँ शाहजेब, आपको बड़ी दिलचस्पी है इस टॉपिक से, आप जरा बताएं। देखें जो भारत की जहाँ पे हम कहते हैं, हमारी सरकार कहती है इन्वॉल्वमेंट है, वो बलूचिस्तान के हवाले से है। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है उसमें हम कहते हैं कि सरहद पर अफगानिस्तान से उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, और कुछ हकायक भी होंगे, कुछ बयानबाजी भी होती है। अगर आप देखें हमारे खित्ते में, बल्कि दुनिया में भी, तो अक्सर मुल्क ये करते हैं कि वो अपने अंदरूनी जो उनकी वजूहात होती हैं उन्हें एड्रेस करने की बजाय वो एक्सटर्नलाइज करते हैं प्रॉब्लम को, और हमारे यहाँ भी ये होता रहा है। पता नहीं आपको ये तासुर क्यों मिला है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है या कम हो गई है, सिर्फ इस वजह से शायद कि बयानबाजी कम हो गई है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो 2 सूबों में हैं उसमें बिल्कुल अंदरूनी वजूहात हैं, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, लेकिन जो बाहर का एलिमेंट है मेरा ख्याल है उससे भी रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये वैसे आज शाहजेब बहुत अच्छी कॉल्स आई, मुख्तलिफ इलाकों से आई एक तो, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आई, और बड़ी 6-7 कॉलें तो बड़ी मज़ेदार थी। मुसर साहब, हमारे जो अकाबरीन जो इस मुल्क को चलाते हैं वो रोज कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। सिर्फ ये आज का प्रोग्राम सुन लें, उनको अंदाजा हो जाएगा कौम क्या सोच रही है। हाँ, क्यों वो सुनेंगे आज का प्रोग्राम? वाई? हाँ, उनको बिठा दे, जबरदस्ती बिठा के उनको दिखाएं कि देखें ये कौम की आवाज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मंडे को इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी तो मुलाकात होगी। फ़िलहाल हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़ और शब बखैर, और रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद।